जोहार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस चैनल में। तो दोस्तों, जेएसएससी सीजीएल स्पेशल में आज हम लोग झारखंड जीके जीएस के अगले मॉडल सेट जो कि ये मॉडल सेट 9 है, इसको डिस्कस करने वाले हैं। जिन लोगों के द्वारा इसके पिछले मॉडल सेट नहीं देखे गए हैं वो जाके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बना हुआ है। और जो लोग इस चैनल में नए आए हुए हैं, जो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए अभी तक, वो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करके वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं प्रश्नों को। पहला प्रश्न ये है कि श्रावणी मेला किस महीने में ये मनाया जाता है। इसमें दिया गया है ऑप्शन नंबर 1 में जुलाई अगस्त में, दूसरे में सितंबर अक्टूबर, तीसरा जनवरी फरवरी और चौथा में दिया गया है नवंबर दिसंबर में। तो ये जो श्रावणी मेला है ये किस महीने में ये मनाया जाता है। तो ये दोस्तों श्रावण महीने में ही मनाया जाता है, जो कि ये जुलाई अगस्त के टाइम में ये आता है। अब इसमें किया क्या जाता है कि इसमें दोस्तों जो कांवरिया सब होते हैं, कांवर जो उठाते हैं, उन लोगों के द्वारा सुल्तानगंज के घाट से पानी उठाया जाता है और ये लोग जाके देवगढ़ में, जहाँ पर भगवान शिव का शिवलिंग होता है, वहाँ पर जाके ये पानी चढ़ाते हैं। जो कि यहाँ से कुल डिस्टेंस अगर देखा जाए सुल्तानगंज से देवगढ़ की, तो ये टोटल 108 किलोमीटर लंबा जो है दोस्तों पैदल यात्रा करके कांवरियों के द्वारा ये जल चढ़ाया जाता है। और ये श्रावण मेला मतलब इसी टाइम ये लगता है, देवगढ़ और सुल्तानगंज के गांव में ये मनाया जाता है। तो ये सभी चीज़ें हैं जो श्रावणी मेला से ये संबंधित हैं। ये आपको दिख रहा होगा जो कांवड़ यात्री लोग हैं, जो ये जल उठा के ये चढ़ाने के लिए जा रहे हैं शिवलिंग की। और अब नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन प्रशासनिक व्यवस्था का धार्मिक प्रमुख ये था। तो इसमें दिया गया है फर्स्ट में महतो, सेकंड मानकी, थर्ड पाहन या फिर फोर्थ में दिया गया है उराव। तो इसमें कौन जो था वो प्रशासनिक व्यवस्था का धार्मिक प्रमुख जो ये था। तो ये दोस्तों जो पाहन जो था यही धार्मिक प्रमुख था प्रशासनिक व्यवस्था का। तो ये ध्यान में रखें। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला जो प्रश्न है, जेठ माह में शिकार के अवसर पर वन घाटी में सामूहिक रूप से कौन सा नृत्य ये किया जाता है। तो इसमें ऑप्शन में दिया गया है डोंगडेन नृत्य, दोहा नृत्य, बहा नृत्य या फिर दहर या लांगड़े नृत्य। तो ये दोस्तों ये कौन सा नृत्य किया जाता है जब जेठ माह में शिकार के अवसर पर वन घाटी में ये सामूहिक रूप से ये नृत्य किया जाता है। तो इस नृत्य का नाम है डोंगडेन नृत्य, जो ये किया जाता है। तो ये ध्यान में रखें। अब इस नृत्य को कुछ और विस्तार से जान लेते हैं कि डोंगडेन नृत्य एक्चुअली ये है क्या। तो दोस्तों ये एक पुरुष प्रधान नृत्य है, मतलब इसमें मेनली जो है दोस्तों आदमी मतलब पुरुष लोग ही पार्टिसिपेट करते हैं, स्त्रियां इसमें पार्टिसिपेट नहीं करती है। और यह जो दोस्तों ये शिकार के अवसर पर ये नृत्य किया जाता है घाटी में, मतलब जहाँ ये शिकार करने के लिए आते हैं वहाँ पर ये नृत्य किया जाता है। जो कि ये जेठ महीने में ये नृत्य मेनली ये किया जाता है। तो ये ध्यान में रखें। और भी नृत्य है जैसे कि दहर या लंगड़े नृत्य, और इस नृत्य की बात करें तो ये माघ महीने में ये किया जाता है। और इसे दोस्तों महिला और पुरुष दोनों के द्वारा इस नृत्य में ये पार्टिसिपेट किया जाता है। और ये दोस्तों ये जो नृत्य है ये गांव के अखाड़े में इसका मतलब ये जो नृत्य का आयोजन ये किया जाता है, और इसको लेंगड़े नृत्य भी कहा जाता है। तो ये ध्यान में रखें। नेक्स्ट बढ़ते हैं, जो अगला नृत्य है बहा नृत्य। और ये दोस्तों फाल्गुन महीने के बहा पर्व, जिसको सरहुल पर्व भी बोलते हैं, इसके अवसर पर ये किया जाता है बहा नृत्य। जो कि ये इसमें पुरुष और महिलाएं दोनों सामूहिक रूप से इसमें पार्टिसिपेट करती है। और यह नृत्य की बात करें तो यह जहेर या सरना स्थल पर यह नृत्य किया जाता है। तो ये ध्यान में रखें। अगला नृत्य है दोहा नृत्य, और इस नृत्य को दारम दारू नृत्य के नाम से भी इसको जाना जाता है। जो कि ये बैसाख महीने में विवाह के समारोह पर ये किया जाता है। और जो कि ये दोस्तों जिस घर में ये विवाह होता है उसी के घर के आंगन में ये नृत्य को किया जाता है। और ये जो जब दूल्हा और दुल्हन जब दोनों आंगन तक पहुंच जाते हैं तब तक ये नृत्य किया जाता है। तो ये ध्यान में रखें, दोहा नृत्य ये विवाह समारोह में ये किया जाता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला जो प्रश्न है, बिहार अनुसूचित क्षेत्र विनियमन
1971 ने छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की किस धारा में ये संशोधन ये किया है? और इसमें ऑप्शन दिया गया है धारा 20, धारा 5, धारा 71 या फिर धारा 71 सब क्लॉज ए। तो ये किस में ये संशोधन किया गया है? तो ये दोस्तों किया गया है धारा 71 ए में ये संशोधन किया गया है और इसका करेक्ट आंसर ये ऑप्शन नंबर 4 होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं और अगला प्रश्न ये है, झारखंड में मुख्य रूप से कितने प्रकार की फसलें पैदा की जाती है? और इसमें ऑप्शन दिया गया है 1, 2, 3 या फिर 4। तो दोस्तों झारखंड में अगर देखा जाए तो हमारे यहाँ लगभग 3 प्रकार की फसलें यहाँ पर पैदा की जाती है, तो ये ध्यान में रखें। अब इसमें कुछ चीज़ें हैं जैसे कि हमारे झारखंड में जो मिट्टियाँ पाई जाती है वो मेनली कौन कौन सी मिट्टी पाई जाती है जो फसल के लिए ये काफ़ी मतलब उपयुक्त ये मानी जाती है। तो इसमें देखा जाए तो ये काली मिट्टी जो कि ये राजमहल क्षेत्र में ये पाया जाता है, और दूसरा है रेतीली मिट्टी जो कि ये हजारीबाग और धनबाद के क्षेत्र में पाया जाता है। अगला है लेटराइट मिट्टी जो कि ये रांची के पश्चिमी भाग, पलामू, संथाल परगना और सिंहभूम के कुछ हिस्से में ये लेटराइट मिट्टी ये पाई जाती है। तो इसे भी ध्यान में रखना काफ़ी ज़रूरी है। यहाँ से प्रश्न काफ़ी बार ये पूछा गया है और आने वाले एग्जाम में पूछा भी जा सकता है ये काली मिट्टी से संबंधित। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता सेनानी को अंग्रेजों ने जिला स्कूल जो कि ये रांची में सिचुएटेड है के मुख्य द्वार पर फांसी पर लटका दिया था? और इसमें ऑप्शन दिया गया है, मतलब यहाँ पर दिया गया है ठाकुर विश्वनाथ सहदेव, पांडे गणपत राय, तीसरे में दिया गया है शेख भिखारी। तो इनमें से किनको जो है दोस्तों जिला स्कूल रांची के मुख्य द्वार में फांसी पर मतलब लटकाया गया था? और इसमें दिया गया है ए में केवल 1 और 2, 2 में दिया गया है केवल 1 और 3, और 3 में दिया है केवल 1, और 4 में दिया है केवल 2। तो इनमें से कौन सा करेक्ट आंसर ये होगा? तो ये दोस्तों ठाकुर विश्वनाथ सहदेव और पांडे गणपत राय जी को जिला स्कूल जो कि ये रांची में सिचुएटेड है उसके मुख्य द्वार में ये फांसी पर इन दोनों को लटका दिया गया था अंग्रेजों के द्वारा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला जो प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सही ढंग से मेल नहीं खाता है? मतलब कौन सा जो है ये करेक्ट मैच ये नहीं है? और इसमें दिया गया है 1 में 1 और 3, 2 में दिया गया 2 और 4, 3 में दिया गया 2 और 3, और 4 में दिया गया है 1 और 4। तो इनमें से कौन सा जो है दोस्तों ये करेक्ट है? तो ये आपको दिख रहा होगा कोल विद्रोह जो कि ये 1831 से लेकर 1832 तक ये चला था, ये सही है। तिलका मांझी विद्रोह जो कि 1895 से 1900 तक ये चला था, ये गलत है। जो ये दोस्तों ये मुंडा विद्रोह जो है दोस्तों ये 1895 से 1900 ईस्वी तक ये चला था। चौथा है सरदारी विद्रोह जो कि ये 1858 से लेकर 1895 ईस्वी तक ये चला था, और ये भी सही है, मतलब 1 और 4 ये सही है। तो इसका सही नहीं है वो पूछा जा रहा है, मतलब कौन सा मेल नहीं खाता है? तो इसमें 2 और 3 ये मेल नहीं खाता है, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर ये होगा। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला जो प्रश्न है, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 द्वारा किस प्रथा को समाप्त किया गया था? तो इसमें दिया गया है सती प्रथा, बेथ बेगारी प्रथा, या फिर बाल विवाह, या फिर उद्योगों में हड़ताल। तो ये किस प्रथा को इसमें समाप्त कर दिया गया था छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के द्वारा? तो ये दोस्तों बेथ बेगारी जो है इसी प्रथा को ये समाप्त कर दिया गया था, ये छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 जो लाया गया था। नेक्स्ट बढ़ते हैं, मानवंश या फिर मानव वंश राजाओं के बारे में जानकारी का स्रोत गोविंदपुर का शिलालेख था, यह किस कवि ने ये लिखा था? और इसमें दिया गया फिरदौसी, कमला सुरैया, गंगाधर, या फिर मामोनी राय सोम। तो ये इनके द्वारा ये लिखा गया था। तो ये दोस्तों गंगाधर जो कवि था उनके द्वारा ये लिखा गया था, तो ये ध्यान में रखें। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला जो प्रश्न है, छोटा नागपुर क्षेत्र में कौन सा लोकप्रिय वाद्य यंत्र लगभग 4 फीट की खोखली बांस की छड़ी के दोनों सिरों पर सूखी लौकी के 2 गोलाकार गोले बांधकर ये बनाया
जाता है। और यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, एक में बानम या फिर बानम, दो में दिया गया है केंद्र, थ्री में दिया गया है बुआंग और या फिर भुआंग, और चार में दिया गया है तुइल या फिर तोहिल। तो ये कौन सा जो वाद्य यंत्र है जिसको इसके मतलब तरह से बनाया जाता है? तो ये दोस्तों केंद्र जो वाद्य यंत्र है इसी को ये बनाया जाता है, जिसमें 4 फीट की खोखली बांस की छड़ी के दोनों सिरों पर सूखी लौकी के 2 गोलाकार गोले बांधकर ये बनाया जाता है, जो कि ये हमारे झारखंड का एक प्रमुख ये वाद्य यंत्र जिसको कहते हैं। अगला प्रश्न है, किस हिल स्टेशन को छोटा नागपुर की रानी कहा जाता है? तो ये दोस्तों नेतरहाट को ये छोटा नागपुर की रानी इसको कहा जाता है, तो ये ध्यान में रखें। अब इससे रिलेटेड अब और पर्वत जो है हमारे झारखंड में, उन सभी को भी जानना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ से भी काफ़ी प्रश्न पिछले एग्ज़ाम में देखने को मिला है। जो लोग रेगुलर एनालिसिस देखे होंगे हमारे इस चैनल में, उन सभी को ये पता होगा कि पारसनाथ पहाड़ी से संबंधित कितने प्रश्न पूछे गए हैं जो एग्ज़ाम हाल ही में कंडक्ट करवाए गए थे। तो चलिए जानते हैं पारसनाथ पहाड़ को एक बार फिर से। तो दोस्तों इस पहाड़ को श्री सम्मेद शिखर जी के नाम से भी इसको जाना जाता है, जो कि ये गिरिडीह ज़िले में हमारे राज्य में स्थित है। और यहाँ पर दोस्तों जैन तीर्थ स्थल या फिर जैनियों का ये पवित्र स्थान ये माना जाता है पारसनाथ की जो पहाड़ी है, क्योंकि यहाँ पर ऐसा माना जाता है कि जैन धर्म के जो टोटल 24 तीर्थंकर थे, उनमें से टोटल 20 तीर्थंकरों का इस स्थान पर मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। इसीलिए ये जो पहाड़ी है ये जैन धर्म का ये पवित्र स्थान ये माना जाता है। और इसकी ऊंचाई की बात करें तो ये 1365 मीटर इसकी कुल ऊंचाई है। और यहाँ से काफ़ी बार प्रश्न ये डायरेक्ट प्रश्न ये विभिन्न एग्जामों में पूछा गया है। अगला पर्वत है जिसको त्रिकुट की पहाड़ी कहा जाता है। और ये त्रिकुट क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर 3 प्रमुख चोटियाँ हैं, इसीलिए इसको त्रिकुट पहाड़ी ये कहा जाता है, जो कि ये देवघर से 10 किलोमीटर की दूरी पर ये स्थित है और ये दुमका के रास्ते में ये स्थित है, तो ये ध्यान में रखें। और इसकी ऊंचाई की बात करें तो ये दोस्तों 2470 फीट की लगभग ये त्रिकुट पहाड़ी इसकी ऊंचाई है। अगला पर्वत है जो कि ये टैगोर हिल भी जिसको कहते हैं, टैगोर पहाड़ी को, जो कि ये मोराबादी पहाड़ी के रूप में भी इसको जाना जाता है। और ये दोस्तों मोराबादी रांची में ये स्थित है टैगोर हिल जो है। और यहाँ पर ऐसा माना जाता है कि रविंद्रनाथ टैगोर के जो भाई हैं ज्योतिरेंद्र नाथ टैगोर ने वर्ष 1908 ईस्वी में यहाँ पर रांची का दौरा किया था और यहाँ पर कुछ दिन तक ये ठहरे थे टैगोर हिल में, तो ये इसलिए प्रचलित है। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला जो प्रश्न है, घाटशिला में तांबा खनिज शोधन उद्योग की स्थापना किस वर्ष ये की गई थी? इसमें दिया गया 1967, 1956, 1931 या फिर 1961 में। तो ये दोस्तों घाटशिला में तांबा खनिज शोधन उद्योग की स्थापना की बात करें तो ये किया गया था, इसकी स्थापना 1956 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी, तो ये ध्यान में रखें। नेक्स्ट बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन झारखंड राज्य से गिद्धों की आबादी के विलुप्त होने का मुख्य कारण ये मतलब ये माना जाता है कि हमारे झारखंड राज्य में गिद्ध जो विलुप्त हो रहे हैं उसका प्रमुख कारण ये क्या है? तो इसमें दिया गया है, एक में राज्य के आदिवासियों द्वारा किया गया शिकार, दो में दिया गया है राज्य में वन की आग, तीन में दिया गया है डाइक्लोफेनॉक दवा का उपयोग, और चार में दिया गया है उचित और पर्याप्त भोजन की अनुपलब्धता। तो इसमें क्या मेन रीज़न है जिससे गिद्धों की आबादी में ये कमी आ रही है? तो इसका मेन रीज़न की बात करें तो दोस्तों ये डाइक्लोफेनॉक एक प्रकार की दवा है जो मवेशियों को ये दिया जाता है। और यही जो मवेशी जब मतलब खा के मतलब जब ये जो दवा है वो मवेशियों के दर्द और जो घाव हैं उन सभी को भरने के लिए ये यूज किया जाता है। और यही जब मवेशी जब मर जाते हैं और उसी मवेशियों को जब ये गिद्ध सब खाती है तो वो खाने के बाद वो भी मर जाती है। तो ये इसका करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर ये होगा। अगला प्रश्न बढ़ते हैं, मोती झारा जलप्रपात किस नदी पर ये बना है?
इसमें दिया गया है गुमानी नदी, अजय नदी, बांसलोई नदी या फिर स्वर्णरेखा नदी। तो मोती झरा जलप्रपात जो है ये अजय नदी पर ये सिचुएटेड है, तो ये ध्यान में रखें, मोती झरा जलप्रपात अजय नदी पर ये बना हुआ है। अब इस जलप्रपात की बात करें तो दोस्तों इसका अर्थ ये होता है मोतियों की धारा, इसका अर्थ होता है मोती झरा जलप्रपात का, जो कि ये अजय नदी पर ये बना है। और ये जो दोस्तों साहेबगंज जिले के राजमहल अनुमंडल के तलझारी सीडी ब्लॉक का एक गांव है जिसका नाम है मोती झरना, और उसी के नाम पे मतलब ये शायद ये मोती झरा जो है ये इसी के नाम पे मोती झरना गांव ये सिचुएटेड है, जिसमें दोस्तों दो झरने मतलब यहाँ पर गिरते हैं। और इन सभी की ऊंचाई की बात करें तो ये एक का 50 फीट है और दूसरे का 60 फीट इसकी ऊंचाई है। तो ये ध्यान में रखें, ये साहेबगंज जिले में ये स्थित है। अगला जानते हैं, नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की पहली यूरेनियम खदान किस राज्य में ये पाई गई थी? तो ये दोस्तों हमारा प्यारा झारखंड में ये पाया गया है, जो कि झारखंड के जादूगोड़ा में ये यूरेनियम के खदान ये पाए गए हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला जो प्रश्न है, झारखंड के कितने जिले पड़ोसी राज्य के साथ सीमा साझा नहीं करते हैं? मतलब कितने जो जिले हैं जो पड़ोसी राज्य के साथ वो टच नहीं करते हैं? तो इसमें दिया गया है 1, 2, 3 या फिर 4 जिले। तो इसका करेक्ट आंसर की बात करें तो ये दोस्तों टोटल जो है दोस्तों 2 जिले जो है हमारे झारखंड राज्य के जो पड़ोसी राज्य के साथ साझा नहीं करते हैं अपना बॉर्डर। और ये कौन कौन से ज़िले हैं? ये एक है लोहरदगा और दूसरा है खूंटी। तो ये दोनों का नाम ध्यान में रखें, ये दोनों ज़िले जो है वो पड़ोसी राज्यों के साथ ये सीमा साझा नहीं करते हैं। और बाकी जितने भी ज़िले हैं हमारे झारखंड राज्य के वो सभी वो पड़ोसी राज्यों के साथ सीमा साझा करते हैं। ये आप देख सकते हैं, यहाँ से यहाँ से यहाँ से लेकर जितने भी ज़िले हैं वो सभी पड़ोसी राज्य के साथ ये सीमा साझा करते हैं। और गढ़वा एकमात्र जिला है जो 3 राज्यों के साथ ये सीमा साझा करता है। एक है बिहार, दूसरा है उत्तर प्रदेश और तीसरा छत्तीसगढ़ के साथ ये बॉर्डर शेयर करता है गढ़वा जिला जो है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला जो प्रश्न है, प्रथम खोटा पत्रिका मातृभाषा किस वर्ष में ये प्रकाशित हुई थी? पहला खोटा पत्रिका जिसका नाम है मातृभाषा, ये किस वर्ष ये प्रकाशित की गई थी? तो ये दोस्तों 1957 में इसको प्रकाशन किया गया था मातृभाषा का, तो ये ध्यान में रखें। अब खोटा साहित्य के बारे में जान लेते हैं। तो इसमें दोस्तों मेघदूत जो है ये श्रीनिवास पानूरी जी के द्वारा ये लिखा गया था, जो कि ये 1950 में इसको प्रकाशित किया गया था। और 1954 में दिव्य ज्योति, बाल किरण ये दोनों ये प्रकाशित हुई थी, जो कि ये श्रीनिवास पानूरी जी की ही ये पुस्तकें हैं। और 1957 में ये मातृभाषा को ये प्रकाशित ये किया गया था, जो कि ये खोटा की पहली ये पत्रिका ये थी। अगला है जो कि ये 1988 ईस्वी में गजाधर महतो जी के द्वारा लिखा गया ये कहानी संग्रह है, जिसको पुटुस फूल ये कहा जाता है। और ये 1988 ईस्वी में इसको प्रकाशित किया गया था। और 1985 ईस्वी में बात करें तो एक टोकी फूल को ये प्रकाशित किया गया था। तो ये सभी दोस्तों खोटा साहित्य से ये संबंधित कुछ किताबें हैं और उन सभी का रचना और जब वो प्रकाशित किया गया था उस सभी को इसमें मेंशन किया हुआ है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला जो प्रश्न है, झारखंड में बिरसा कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष ये की गई थी? तो ये दोस्तों बिरसा कृषि विश्वविद्यालय जो है ये रांची में स्थित है। और इसकी स्थापना की बात करें तो ये 1981 में इसकी स्थापना की गई थी। तो ये ध्यान में रखें और ये प्रश्न पिछले एग्जामों में ये पूछा जा चुका है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला जो प्रश्न है, विश्व में अभ्रक का सबसे बड़ा भंडार किस देश में ये है? तो ये दोस्तों हमारा प्यारा देश भारत में ये अभ्रक का भंडार है, तो ये भी ध्यान में रखें। अगला जानते हैं, अगला जो प्रश्न है, छोटा नागपुर में मारांग गोमके के नाम से किसे जाना जाता है और उन्होंने 1928 में एम्स्टर्डम ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम की कप्तानी के रूप में ये प्रतिनिधित्व ये किया था? तो ये किनको मारांग गोमके के नाम से जाना जाता है? तो ये दोस्तों जयपाल सिंह जी को मारांग गोमके के नाम से
जाना जाता है, छोटा नागपुर क्षेत्र में, मतलब हमारे झारखंड में। अब इनके बारे में जान लेते हैं कि जयपाल सिंह मुंडा जी जो हैं ये भारत की पहली जो ओलंपिक, मतलब एम्स्टर्डम में जो ओलंपिक हो रहा था उस टाइम हॉकी में ये भाग लिया था, जो कि ये 1928 ईस्वी में ये हो रहा था। और उस टाइम दोस्तों उस टीम का ये कप्तान भी कर रहे थे, मतलब कप्तानी ये संभाले थे हॉकी टीम की। और ये जो है ये आदिवासी परिवार से ये बिलोंग करते हैं, तो ये ध्यान में रखें। और हॉकी के बाद इनके द्वारा राजनीति में कदम रखा गया और यहाँ पर भी वे सफल रहे और इनको मारांग गोमके के नाम से भी इनको जाना जाता है, जयपाल सिंह मुंडा जी को। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला जो प्रश्न है, जयपाल सिंह ने 1928 में आयोजित किस ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम की कप्तानी ये किए थे? तो ये दोस्तों एम्स्टर्डम जो वहाँ पर ओलंपिक हुआ था, इसी की कप्तानी इनके द्वारा किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, स्थानांतरित कृषि को स्थानीय रूप से झारखंड में क्या नाम दिया गया है? मतलब हमारे झारखंड में स्थानांतरित कृषि को किस नाम से जाना जाता है? और इसमें दिया गया है झरिया, लद्दांग, तुमरा या फिर झूम खेती। तो दोस्तों स्थानांतरित कृषि को स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन मतलब बोला जाता है। और इसमें दोस्तों एक पार्टिकुलर एरिया में जो इतने भी पेड़ होते हैं उन सभी पेड़ को काट के वहीं उसी क्षेत्र में जला के और वहाँ पर खेती किया जाता है। और वह उस ज़मीन पर तब तक खेती किया जाता है जब तक उसकी उर्वरता जो है दोस्तों ख़त्म नहीं हो जाती। और जब वहाँ की उर्वरता ख़त्म हो जाती है फिर वही प्रोसेस दूसरे जगह पे ये अपनाया जाता है और इसी को बोला जाता है स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन, मतलब स्थानांतरित कृषि। और ये हमारे झारखंड में झूम खेती के नाम से इसको जाना जाता है, तो ये ध्यान में रखें। अब दोस्तों इस खेती को, इस कृषि को और भी कई क्षेत्रों में कई नामों से जाना जाता है, कि जैसे कि यह पूर्वोत्तर भारत की पहाड़ी राज्यों में झूम या फिर झूम के नाम से जाना जाता है। उड़ीसा में पोदू के नाम से जाना जाता है, पोदू, डाबी, कॉमन या ब्रीसा के रूप में। और पश्चिमी घाट की बात करें तो इसमें कुमारी के रूप में, दक्षिण पूर्व राजस्थान में इसको वात्रा के रूप में जाना जाता है, वात्रा, पांडे, वेबर या दहिया के रूप में। और मध्य प्रदेश के बक्सर ज़िले में डेपा या फिर कुमारी के रूप में इसको जाना जाता है। और साथ ही साथ दोस्तों इसको कई जो दो देश हैं उन सभी में भी इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है, जैसे कि इंडोनेशिया में इसको लडांग के नाम से जाना जाता है, फिलीपींस में इसको कैनिन के नाम से जाना जाता है, मध्य अमेरिका में इसको मिल्पा के नाम से जाना जाता है, वियतनाम में रे के नाम से जाना जाता है और या फिर रेनू के नाम से भी जाना जाता है, वेनेजुएला में कोनुको के नाम से इसको जाना जाता है, ब्राज़ील में रोका, कांगो और मध्य अफ्रीका में मैसोल भी इसको कहा जाता है स्थानांतरित कृषि को, या फिर जिसको झूम की खेती हमारे झारखंड में ये बोला जाता है। तो दोस्तों होप ये आने वाले एग्जामों के लिए ये सभी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होंगे। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला जो प्रश्न है, झारखंड राज्य खेल अकादमी की स्थापना कब की गई थी? तो दोस्तों इसकी स्थापना की बात करें तो ये 2012 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी, जो कि कोल इंडिया लिमिटेड के साथ ये मतलब हस्ताक्षर करके पार्टनरशिप करके इसकी स्थापना की गई थी, तो ये ध्यान में रखें। नेक्स्ट है, झारखंड में निम्नलिखित में से किस जनजाति की जनसंख्या सबसे अधिक है? तो ये दोस्तों संथाल जनजाति की जनसंख्या हमारे झारखंड में सबसे अधिक है। अगला प्रश्न है, बाबूराम नारायण सिंह को छोटा नागपुर केसरी का खिताब किनके द्वारा ये दिया गया था? तो इसमें दिया गया है महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, श्याम कृष्ण शाह या फिर राजेंद्र प्रसाद। तो ये दोस्तों ये बाबूराम नारायण सिंह को छोटा नागपुर केसरी का जो उपाधि है ये महात्मा गांधी जी के द्वारा ये दिया गया था। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद ने झारखंड के लिए बिहार पुनर्गठन अधिनियम किस वर्ष एक अलग राज्य के रूप में ये पारित ये किया था? तो ये दोस्तों 2000 ईस्वी को ये पारित किया गया था और 15 नवंबर 2000 ईस्वी को हमारा झारखंड राज्य बिहार से ये अलग हुआ था।
नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला जो प्रश्न है, झारखंड की किस नदी को पंचेन भी कहा जाता है, क्योंकि यह 5 धाराओं के विलय के बाद ये बनती है। तो ये कौन सी नदी को पंचेन नदी के नाम से भी जाना जाता है? तो इसमें दिया गया है बराकर नदी, चानन नदी, पुनपुन नदी या फिर उत्तरी कोयल नदी। तो ये दोस्तों जो चानन नदी है इसी को पंचेन या फिर पंचानन नदी के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो ये ध्यान में रखें। अगला प्रश्न है, महिला उद्यमशीलता की दिशा में झारखंड सरकार ने क्या कदम ये उठाए हैं? और इसमें दिया गया महिलाओं के लिए मुफ्त शिक्षा, बी में सेकंड में दिया गया सखी मंडल का गठन, थर्ड में दिया गया शादी के दौरान अनिवार्य गुजारा भत्ता राशि तय करना, और फोर्थ में दिया गया है उपरोक्त में से सभी। तो ये कौन सा कदम ये महिला उद्यमशीलता के लिए झारखंड सरकार के द्वारा ये उठाया गया है? तो दोस्तों झारखंड सरकार के द्वारा ये सखी मंडल का गठन, ये कदम को ये उठाया गया है। तो दोस्तों ये ध्यान में रखें। अगला प्रश्न है, झारखंड सरकार की तेजस्विनी योजना का उद्देश्य किसके सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण में सुधार करना ये है? तो इसमें दिया गया है 14 से 24 वर्ष के आयु वर्ग की महिलाओं के लिए, 25 से 50 वर्ष आयु वर्ग की महिलाएं के लिए, 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग की महिलाओं के लिए, या फिर 50 वर्ष या फिर उससे अधिक आयु वर्ग की महिलाओं के लिए। तो ये दोस्तों ये 14 से 24 आयु वर्ग की महिलाओं के लिए ये लाया गया है तेजस्विनी योजना, जो कि ये झारखंड सरकार की ये एक योजना है। अगला प्रश्न है, झारखंड सरकार द्वारा घोषित झारखंड का रेशम शहर निम्नलिखित में से कौन सा है? मतलब ये कौन से शहर को झारखंड का रेशम शहर के नाम से भी ये जाना जाता है, और ये हाल ही में ये घोषणा की गई है झारखंड सरकार के द्वारा। तो ये किस शहर को ये कहा जाता है? तो ये दोस्तों दुमका शहर को ये कहा जाता है झारखंड का रेशम शहर। अगला प्रश्न है, झारखंड के पहले राज्यपाल ये कौन थे? तो ये दोस्तों प्रभात कुमार जी झारखंड के पहले राज्यपाल थे। तो इनका नाम ध्यान में रखें। और दूसरे राज्यपाल की बात करें तो दोस्तों ये बीसी पांडे जी जो हैं झारखंड के दूसरे राज्यपाल ये थे, और पहले राज्यपाल जो प्रभात कुमार, जो कि ये एक आईएएस अधिकारी थे, और ये 15 नवंबर 2000 से लेकर 3 फरवरी 2002 तक ये झारखंड के राज्यपाल के रूप में ये कार्य किए थे। और प्रथम मुख्यमंत्री की बात करें तो ये बाबूलाल मरांडी जी झारखंड के पहले मुख्यमंत्री थे, और द्रौपदी मुर्मू जी जो थे वो झारखंड राज्य की पहली महिला राज्यपाल ये थी। तो ये ध्यान में रखें। और वर्तमान में राज्यपाल की बात करें तो ये सीपी राधाकृष्णन जी अभी प्रेजेंट में राज्यपाल हैं, जो कि ये 18 फरवरी 2023 से ये पद पर ये हैं। तो ये ध्यान में रखें। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला जो प्रश्न है, झारखंड अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र जिसको JSAC बोला जाता है, तो ये इसके निदेशक अभी कौन है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो इसके निदेशक की बात करें तो ये दोस्तों डॉक्टर भुवनेश प्रताप सिंह अभी प्रेजेंट में JSAC दैट मीन्स झारखंड स्पेस एप्लीकेशन सेंटर के ये निदेशक अभी हैं डॉक्टर भुवनेश प्रताप सिंह। तो इनका नाम ध्यान में रखें। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला जो प्रश्न है, झारखंड राज्य हर साल कब अपना स्थापना दिवस ये मनाता है? तो ये दोस्तों 15 नवंबर को झारखंड राज्य अपना स्थापना दिवस ये प्रत्येक साल ये मनाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन झारखंड राज्य का एकमात्र पक्षी अभ्यारण्य है? तो ये दोस्तों उधवा झील पक्षी अभ्यारण्य जो है दोस्तों ये झारखंड राज्य का एकमात्र पक्षी अभ्यारण्य है। तो ये ध्यान में रखें। अब इसके बारे में अगर बात करें तो ये इसकी स्थापना दोस्तों 1991 ईस्वी में किया गया था, जो कि ये हमारे झारखंड का एकमात्र पक्षी अभ्यारण्य है, जो यहाँ पर कई प्रवासी पक्षियाँ जो है दोस्तों यहाँ पर निवास करती है। और यह दोस्तों ये गंगा नदी के बाढ़ के मैदानी क्षेत्र पर ये स्थित है उधवा पक्षी अभ्यारण्य। तो ये ध्यान में रखें। और ये दोस्तों झारखंड में राजमहल उपखंड में साहिबगंज जिले का एक छोटा सा गांव है जिसका नाम उधवा है, और उसी के नाम पे ये उधवा झील पक्षी अभ्यारण्य ये रखा गया है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला जो प्रश्न है,
बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी झारखंड के किस शहर में ये स्थित है? बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, तो ये दोस्तों झारखंड के रांची जिले में ये स्थित है, तो ये ध्यान में रखें। अगला प्रश्न है, किस फिल्म की पृष्ठभूमि झारखंड से ये संबंधित है? और यहाँ ऑप्शन दिया गया है बैंड बाजा बारात, लंच बॉक्स, गैंग्स ऑफ वासेपुर या फिर फिराक। तो ये दोस्तों गैंग्स ऑफ वासेपुर जो है ये इस फिल्म की पृष्ठभूमि की बात करें तो ये झारखंड से ये संबंधित है, जो कि दोस्तों ये धनबाद के कोयले माफिया से संबंधित ये फिल्म है। और इस फिल्म की बात करें तो दोस्तों ये अनुराग कश्यप जी के द्वारा ये निर्देशित किया गया एक फिल्म है, जो कि ये 2012 में ये इसको प्रकाशित किया गया था और ये 2 भागों में ये बना एक फिल्म है, तो ये ध्यान में रखिए। और इसमें जो मेन भूमिका जो एक्टर्स निभा रहे थे उनमें से मनोज बाजपेयी, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, ऋचा चड्ढा, हुमा कुरैशी और तिंगमासु धुलिया ये सभी कलाकार ही अदा कर रहे थे। जो लोग नहीं देखे इस मूवी को वो देख सकते हैं, यूट्यूब में ये अवेलेबल है, जो कि ये काफ़ी मतलब ये अच्छा मूवी ये कह सकते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला जो प्रश्न है, नारायण सिंह निम्नलिखित में से किस विद्रोह के ये नेता थे? तो इसमें दिया गया है कोल विद्रोह, भूमिज विद्रोह, संथाल विद्रोह, खरवार या फिर करवार विद्रोह। ये खरवार विद्रोह ये होगा। तो ये किस विद्रोह के ये विद्रोही नेता थे? नारायण सिंह। तो ये दोस्तों ये भूमिज विद्रोह के ये विद्रोही नेता थे गंगा नारायण सिंह। अगला प्रश्न है, झारखंड में कितने कृषि विज्ञान केंद्र स्थापित किए गए हैं? तो इसमें दोस्तों 24 कृषि विज्ञान केंद्र ये स्थापित किए गए हैं। हालांकि ये डाटा ये याद रखने की ज़रूरत नहीं है, एक फ्लक्चुएशन ये डाटा है, ये कभी चेंज हो सकता है। तो आप जब एग्ज़ाम देने के लिए जा रहे होंगे उससे पहले ये आप एक बार रीचेक करके जा सकते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं, विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा विश्व तंबाकू निषेध दिवस पुरस्कार 2022 के लिए किस राज्य का ये चयन किया गया था? तो ये दोस्तों हमारा झारखंड को ही ये चयन किया गया था, तो ये ध्यान में रखें। अगला प्रश्न है, झारखंड के किस लोक नृत्य को कुड़ुख भाषा में दांडी ये कहा जाता है? और इसमें ऑप्शन दिया गया है संथाली नृत्य, कुड़ुख नृत्य, मुंडारी नृत्य या फिर छऊ नृत्य। तो ये दोस्तों किस नृत्य को ये दांडी ये कहा जाता है कुड़ुख भाषा में? तो ये कुड़ुख नृत्य को ही ये कहा जाता है दांडी, तो ये ध्यान में रखें। तो ये था दोस्तों झारखंड जीके जीएस से संबंधित जो कुछ प्रश्न थे। और ये मॉडल सेट 9 है। जिन लोगों के द्वारा इसके पहले मॉडल सेट नहीं देखे हैं, पिछले मॉडल सेट नहीं देखे गए हैं, वो ज़रूर से ज़रूर देख लें, वहाँ से आपको काफ़ी मदद मिलेगी झारखंड जीके जीएस के। मैं ये गारंटी के साथ ये कह सकता हूँ कि आप एक भी प्रश्न ये अगर ये सभी देख लेते हो तो वो छोड़ के आपको नहीं आना, मतलब वो नहीं छूटेगा। तो थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और अपने अच्छे कमेंट इसमें पेश करें। और दोस्तों अपने दोस्तों के बीच ज़रूर से ज़रूर वीडियो को शेयर करें ताकि वे सभी भी इसका फ़ायदा उठा पाएँ। और जो लोग इस चैनल में नए हैं, जो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको रेगुलर अपडेट इस चैनल के थ्रू मिलती रहे। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहें।